हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी को कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, इसका डेफिनेशन है हमारा मटेरियल दैट अलाउस चार्ज टू फॉलो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। मतलब जो मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए वह कंडक्टर कहलाता है, जैसे एग्जांपल मेटल्स। और सेकेंड हमारा है इंसुलेटर्स, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। मतलब ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। एग्जांपल नॉन मेटल्स, ग्लास, रबर्स और प्लास्टिक्स। जैसे हमारा मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो हमारा नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और फिर हमारा है फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स कुछ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट में हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं। और सेकेंड हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। और थर्ड हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। फोर्थ हमारा रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, जिसे हम R और रो से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इस चारों क्वांटिटी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स। फर्स्ट पॉजिटिव और जो सेकेंड होता है नेगेटिव। मीन्स आप देखेंगे कि कोई भी बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में प्लस और माइनस का कंडीशन होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और चार्ज का मतलब है जैसे किसी का प्लस चार्ज होता है और किसी का माइनस। यानी बैटरी में हम देखें तो वहाँ दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पहला प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज। यानी हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज का दो ही टाइप होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। और फिर हमारा नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉलम, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरी ए नेगेटिव चार्ज -1.6 इंटू 10 का पावर 19 एंड प्रोटॉन कैरी ए पॉजिटिव चार्ज +1.6 इंटू 10 का पावर 19। में जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन में हमारा -1.6 इंटू 10 का पावर 90 कॉलम्स होते हैं, और एक प्रोटॉन में हमारा +1.6 इंटू 10 का पावर 19 कॉलम होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो है प्लस चार्ज और प्लस चार्ज लाइक चार्ज रिपेल, यानी जो हमारा एक ही टाइप से चार्ज रहेगा यानी प्लस प्लस, तो ये कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से अलग होंगे यानी रिपेल करेंगे। और जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, यानी दो प्रकार का रहेगा, यानी प्लस और माइनस, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। और फिर हमारा सेकेंड आता है इलेक्ट्रिक करंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए पार्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम और इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है जो
द फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आइदर जो हमारा आई यानी करंट इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी यानी चार्ज बाई टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर होता है, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड यानी 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। तो हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो 1 एम्पियर इज डिफाइन एज ट्रांसफर ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू द सर्किट। मतलब 1 एम्पियर में 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड के लिए सर्किट में फ्लो होता है। या फिर हमारा 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 कूलम को डिफाइन करें तो हमारा 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर in a circuit where 1 ampere of current is flowing per second. Means 1 coulomb is the amount of charge of transfer in a circuit where 1 ampere of current is flowing for per second is known as 1 coulomb. और फिर हमारा आता है मेजरिंग डिवाइस इज इक्वल टू एम मीटर, यानी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को एम मीटर से नापते हैं, और जो हमारा एम मीटर इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद डिवाइस, और हम लोग हमेशा एम मीटर को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। और थर्ड हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से डिनोट करते हैं। इट इज़ द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और V यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। और वोल्ट को नापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा वोल्ट मीटर इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट रहता है। और फोर्थ हमारा आता है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टेंस जिसे हम R से डिनोट करते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मीन्स रेसिस्टेंस का मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करना, यानी इलेक्ट्रिक करंट को कम करना, यानी और जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो कोई भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो, अगर हम वहाँ पे रेसिस्टेंस लगाएं तो मतलब वहाँ पे रेसिस्टेंस जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक करंट को कम कर देता है, और इसका ऐसा यूनिट ओम होता है। और 1 ओम इज इक्वल टू होता है हमारा वोल्टेज पर करंट, और R यानी रेसिस्टेंस इज इक्वल टू जो हमारा 1 ओम है वो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस है, तो R इज इक्वल टू 1V बाई 1A, तो कट कर R इज इक्वल टू 1 ओम्स हमारा आ जाएगा ऐसा यूनिट। डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज ओम मीटर, और हम लोग ओम मीटर का प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को नापने के लिए। फिर हमारा आता है रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है ट्रैफिक। इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस, अगर हम वायर का लेंथ बढ़ा दे तो हमारा रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हर वायर में खुद का रेसिस्टेंस होता है। जितना लंबा वायर रहता है उससे हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कम होता जाता है, और जो हमारा रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और
resistance is indirectly proportional to area. When the area of cross section increases, the resistance decreases. यानी अगर हम वायर का एरिया बढ़ा दें, यानी ये सपोज वायर है, अगर ये बढ़ जाता है तो हमारा इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली से पास हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर कम करते हैं, यानी जितना पतला वायर रहेगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है और जितना मोटा वायर रहेगा उतना कम रेसिस्टेंस होता है। और फिर हमारा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, यानी जो हमारा रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो और फिर भी और जो हमारा रेसिस्टेंस है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर R इज इक्वल टू यानी बाई में दिया हुआ रहे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये इनडायरेक्टली बोल रहा है, और सीधे सीधे दिया हुआ रहे तो ये डायरेक्टली हो गया हमारा। और फिर इसके बाद आते हैं हम रेसिस्टिविटी। तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ये भी रेसिस्टेंस से मिलता जुलता ही है। मीन्स ऐसा मटेरियल जो फ्लो ऑफ करंट को कम कर दें उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, जो हमारा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है और इसका ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यहाँ पे देखिए वायर है और ये हमारा लेंथ और ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जो हमारा रेसिस्टिविटी है वो हर मेटल के पास अपना अपना रेसिस्टिविटी होता है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओम्स लॉ। तो हम अभी ओम्स लॉ को समझेंगे। तो ओम्स लॉ गिव ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स ओम्स लॉ है जो हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन को दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी एक ही टेम्परेचर पर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमारा जो करंट है वो करंट जो हमारा कंडक्टर में फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आइदर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा ओम्स लॉ का इक्वेशन होता है V इज इक्वल टू आई आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू आई आर होता है। और फिर हमारा नेक्स्ट बन जाता है I इज इक्वल टू V बाई आर। बस हम लोग R को इधर ट्रांसफर किए तो V बाई आर हो जाएगा, क्योंकि इधर R मल्टीप्लाई हो रहा था तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, यानी जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो हमारा करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और जब हम वोल्टेज को डिक्रीज करें तो हमारा करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। और जब किसी भी कंडक्टर में अगर हम रेसिस्टेंस को इंक्रीज करें तो हमारा करंट डिक्रीज हो जाएगा, और हम अगर रेसिस्टेंस को डिक्रीज करें यानी कम करें तो हमारा करंट इंक्रीज हो जाएगा। वही हमारा जो
ये साइन है वो इंक्रीज के लिए और डाउन वाला डिक्रीज के लिए है। ओम्स लॉ बस कुछ नहीं है, ये जो दिख रहा है इक्वेशन V इक्वल टू आई आर, इसी से हमारा ये डिफिनेशन है, यानी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यही हमारा ओम्स लॉ होता है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम रेसिस्टेंस को यानी रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके इसे समझेंगे, या फिर जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है ये हमें समझेंगे अभी। इफ़ द रेसिस्टर इज इन सच ए वे दैट द current flowing through each resistor is the same and the one path is available for it to flow is called series combination। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे करंट जो पास होता है उसके लिए एक ही पैथ हो और हर रेसिस्टर में एक ही करंट फॉलो हो। तो हमारा इस डिफिनेशन से हमारा ये सर्किट डायग्राम बन गया। ये हमारा वायर है, यहाँ पे हम सेल बैटरी कनेक्ट किया है, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है। यहाँ पे हम 3 रेसिस्टर जो हम सीरीज़ में लगाए हैं, सीरीज़ का मतलब होता है एक ही लाइन में। तो हमारा ये फर्स्ट R1 रेसिस्टर, R2 रेसिस्टर और R3 रेसिस्टर, जो हमारा करंट है वो सब के लिए सेम रहेगा, लेकिन जो हम वोल्टेज नापेंगे इस रेसिस्टर का वोल्ट मीटर लगाकर, तो हम लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो रेसिस्टर 1 के लिए V1 और रेसिस्टर 2 के लिए V2 और रेसिस्टर 3 के लिए V3, यानी जितना रेसिस्टर रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें उतना ही वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना पड़ेगा, एक कनेक्ट करना पड़ेगा वायर के एंड में, यानी रेसिस्टर के एंड में। अब हम इस डायग्राम को प्रूफ करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर होता है, हम लोग ये जानते हैं। सो हियर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज इज इक्वल टू है हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड अगेन हियर 3 रेसिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे हमारा 3 रेसिस्टर कनेक्ट है, तो वही V इज इक्वल टू आई आर। तो हमारा V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो इधर भी V इज इक्वल टू आई आर और उधर आई आर रहेगा। और हमारा जो रेसिस्टर है वो 3 है, तो हम आई आर इज इक्वल टू लिख दिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। और जो हमारा करंट इज इक्वल इन होल सर्किट, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वो सब के लिए यानी सब रेसिस्टर के लिए सेम है। तो हमारा आई आर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा आई कॉमन आ गया, क्योंकि तीनों रेसिस्टर में आई था, तो आई को हम लोग बाहर लाएं और इसको हम लोग ब्रैकेट में रहने दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 को, और आई से आई हमारा कट गया। तो फाइनली हमारा रेसिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो गया। अगर क्वेश्चन में रेसिस्टर 3 या 4 जो भी रहे, अगर सीरीज में कनेक्ट है, तो हम सिंपली इसको ये फार्मूला लगाकर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर डॉट डॉट यानी इन्फिनिटी। अगर हमारा 8-10 ठो रेसिस्टर है तो 8-10 लिखेंगे, R10 हो जाएगा उसके लिए। तो बस इसको हम लोग टोटल कर देंगे, तो हमारा जो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पैरेलल कनेक्शन। अब हम रेसिस्टर को पैरेलल में
कनेक्ट करके देखेंगे तो हमारा क्या आता है। तो पैरेलल कनेक्शन होता है इन ए सर्किट इफ मोर देन वन path are available for the current to flow and the voltage remains same across two end of each resistor. This is called parallel connection. Means पैरेलल कनेक्शन है जिसमें करंट के लिए कई रास्ते हो। जब हम कंडक्टर यानी रेसिस्टर में करंट को पास करें तो अलग अलग पैथ में डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में हमारा एक ही वोल्ट मीटर कनेक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे हम एक सेल यहाँ पे लगा दिए और यहाँ पे R1 R2 R3 यानी तीन रेसिस्टर है यहाँ पे। और जब हम लोग का बैटरी से करंट पास हुआ तो ये आई यानी करंट डिवाइड हो गया तीनों रेसिस्टर में। तो तीनों में सेम तो नहीं रहेगा, इसलिए हमारा जो करंट फ्लो हो गया इस तीनों रेसिस्टर में फर्स्ट के लिए हो गया हमारा I1 और सेकेंड के लिए I2 और थर्ड के लिए I3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V = IR होता है और शेयर करंट इज डिवाइडेड, यानी यहाँ पे हमारा जो करंट है वो डिवाइड हो गया है तीनों रेसिस्टर में। तो हमारा I = जो हमारा जो फाइनल करंट होगा वो I1 + I2 + I3 होगा, यानी ये तीनों करंट को मिलाकर हमारा फाइनल करंट का वैल्यू निकलेगा। तो इफ V = IR तो हमारा I = V/R हो जाएगा। बस I को उधर ही रहने दिया और R को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो उधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आकर डिवाइड हो गया, यानी I = VR। ये मेरा इक्वेशन हो गया पैरेलल कनेक्शन के लिए। तो I = VR होता है तो हम लोग VR लिख दिया इधर, इक्वल टू यहाँ पे रेसिस्टर 3 था तो हमारा V/R1 + V/R2 + V/R3 हो गया। और फिर हमारा V इस तीनों रेसिस्टर में V है तो हम लोग V को कॉमन लिए और जो हमारा बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिख दिए। जैसे हमारा बच गया 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अगर हम वोल्टेज को यहाँ से कॉमन ले तो हमारा ये बच जाएगा। तो हमारा वोल्टेज से वोल्टेज इधर वाला कट गया तो हमारा इधर 1/R बच गया इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यानी अगर आपको डायग्राम में पैरेलल कनेक्शन में दिखे तो आपका ये फार्मूला बन गया। बस जो वैल्यू है रेसिस्टर का बस उसका वैल्यू पुट करके और एलसीएम लगाकर हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये हमारा पैरेलल कनेक्शन के लिए फार्मूला हो गया। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर का मतलब ही आप लोग समझ रहे होंगे, यानी एनर्जी। वी नो दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी जो हम वर्क करते हैं उसमें हमारा पावर लगता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी इलेक्ट्रिक पावर है वो इलेक्ट्रिक वर्क होता है जो कुछ यूनिट टाइम के लिए होता है। तो हमारा पावर = आ जाता है वर्क डन बाय टाइम टेकन, यानी W/T। और हम लोग E/T भी लिख सकते हैं क्योंकि वर्क में एनर्जी यानी वर्क को हम लोग E से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा वर्क = हो गया V/I/T, यानी वोल्ट इज इंटू करंट इंटू टाइम। तो हमारा तो हम जानते हैं कि पावर = होता है वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो हमारा वर्क हो गया V/I/T जो ये है, और टाइम T से T कट गया तो हमारा फाइनली आ गया पावर = VI
नाउ आर इज इक्वल टू वी आई, तो हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वी बटा आई, तो हमारा वी बाई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो पी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो हमारा आई आर इंटू आई करेंगे तो हमारा आई स्क्वायर आर आ जाएगा, यानी पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। जो हमारा पी इज इक्वल टू वी आई था, बस वी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है आई आर, तो हम लोग आई आर लगा दिए। तो हम लोग जब अगर पी इज इक्वल टू वी आई है और आई की जगह आई आर लगाएं और फिर इंटू आई हो गया, तो हमारा आई 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 स्क्वायर आर हो गया, वही हम लिखे हैं यहाँ पे। पी इज इक्वल टू हमारा आई स्क्वायर आर हो गया। हियर आई इज इक्वल टू वी बाई आर, और जो हमारा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आई स्क्वायर आर आया, तो हमारा आई के लिए होता है ओम्स लॉ के अनुसार, यानी वी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो आई को इधर रहने देंगे और आर को इधर लाएंगे, तो हमारा जो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वो वी बाई आर हो जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ पुट किया, आई स्क्वायर की जगह पर वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर हो जाएगा, आर से आर कैंसल, सॉरी, तो हमारा जो हो जाएगा पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो आई के स्थान पर हमारा हो जाएगा वी बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, तो वी बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर वी बाई आर, यानी वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा, यानी जो हमारा फाइनल आ जाएगा जो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। दिस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर, यानी जब हमें अगर पावर को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो हम पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर को लगाएंगे, और इसका एसआई यूनिट वाट होता है। तो फाइनली हम इस चैप्टर को पूरी टॉपिक कवर कर लिए। आप इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है वो अच्छी तरह से याद कीजिएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अब दूसरी चैप्टर से। तो फाइनली हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।